बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है और जिस माहौल में जिस मौके पर यह दौरा हो रहा है, यह मौका भी बड़ा अहम है। ये दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। खित्ते में एक जंग लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2017 में चाइना गए थे। अमेरिकी सदर बहुत कम ही चाइना जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में एक दौरा किया था। जब वो पहले अमेरिकी सदर बने थे तो सदर बनने के बाद उन्होंने अमेरिका से एक दौरा किया चाइना का, और अब उन्होंने इस मर्तबा फिर सदर बनने के बाद जब एक साल उनका मुकम्मल हो गया तो दूसरे साल में उन्होंने फिर से चाइना का दौरा किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे तो 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो वहां पे अंडर डिस्कशन आएंगी। नंबर एक तो यह है कि अमेरिका ईरान तनाजा जो है ये जरूर डिस्कस होगा। अब नए हुर्मुज से कैसे वहां से अब खोला जाए, यूरेनियम का क्या करना है, कौन सालसी कर सकता है। एक बात अमेरिका में बार बार की जा रही है कि अगर इस दौरे में कोई मामला हल ना हुआ या इस दौरे के जरिए से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई जंगबंदी मुस्तकिल नहीं हो जाती, तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि इस दौरे के कुछ दिनों के बाद अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर। तो चाइना अमेरिका को पेशकश कर सकता है, क्योंकि ईरानियों से चाइना राब्ते में है और ईरानी वजीर खारजा चीन गए भी थे और वहां पे बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से भी। तो चाइना बता सकता है कि वो क्या कुछ ऑफर कर सकता है ईरान की जानिब से अमेरिका को, और चीन एक ऐसा सालिस है जिसकी बात ईरान भी तस्लीम कर लेगा। वजह यह है कि चाइना जब गारंटी देगा तो फिर चाइना को पहरा भी देना पड़ेगा, और चाइना एक बड़ी पावर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। पाकिस्तान सालिस जरूर है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को वापस टका के जवाब नहीं दे सकता। चाइना ये कर सकता है। तो एक तो ये है कि जो अमेरिका का और ईरान का तनाजा है, अब इस दौरे की अहमियत बहुत बढ़ गई है कि जंग होनी है या नहीं होनी, इस दौरे के बाद हमें पता चलेगा। नंबर 2, ताइवान का मसला है, जहां पे अमेरिका की एक पोजीशन है कि ताइवान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है, जबकि चाइना उसे अपना हिस्सा कहता है। साउथ चाइना सी में बड़े तनाज़ात हैं, माजी में भी यहां पे काफी ज्यादा हालात खराब रहे हैं। तो अब ये चीन और अमेरिका के बीच में एक मसला ये भी है। लेकिन जो बड़ा मसला है वो तजारती मामलात है, सरमायाकारी के मामलात हैं, एनर्जी की जरूरियात है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये वो चीजें हैं जिनमें चीन अमेरिका से आगे जा रहा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि इस वक्त आगे कौन है, अमेरिका है या चाइना है, और दोनों के आदादो शुमार क्या है। मैं आपके सामने वो हैरानकुन चीजें रखूंगा कि आपको पता चलेगा कि दुनिया की सुपर पावर फ्यूचर में चाइना अगर बनने जा रहा है तो कैसे बनने जा रहा है। नंबर 4, दिफाई नुक्ता नजर से अपने अपने मफादात हैं। दोनों ममालिक के अपने अपने इत्तेहादी हैं, अपने अपने मफादात हैं। यानी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शुमाली कोरिया से, रशिया से, और अमेरिका के बहुत बुरे ताल्लुकात हैं रशिया से और शुमाली कोरिया से, और वो जनूबी कोरिया को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे ये तनाज़ात अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ा मसला दोनों ममालिक के बीच में जो होगा वो ट्रेड का होगा, आलमी तजारत का होगा, कारोबार का होगा। इन चीजों को ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। और ट्रंप के साथ जो टीम गई है उनमें ज्यादातर तजारती लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा कर रहे हैं उस वक्त अमेरिकन मीडिया ने चाइना के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें छापना शुरू कर दी है जो एंटी चाइना है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि जब तक हमारा मीडिया और हमारी अवाम चीन के खिलाफ सोचते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तब तक हमारे दिफाई अखराजात बढ़ते रहेंगे। और दिफाई अखराजात बढ़ने का मतलब यह है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उनके पास बहुत सारा पैसा रहेगा। तो हर जगह पे दुनिया में जहां पे भी फौज होती है वो अपनी रेलिवेंसी को कायम रखने के लिए बदमनी या खौफ का एक निजाम जो है वो उसे कायम रखने की कोशिश करती है, ताकि लोग अपना पैसा बजट के जरिए से दिफाई अखराजात में खर्च करते रहे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बताया गया कि हैरानकुन हद तक चीन अपने मिसाइलों की पैदावार को बढ़ा चुका है और वो इसे खतरे के तौर पे देख रहे हैं। वो कह रहे जी बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और कई चीनी कंपनियों का सुराग लगाया गया है, और कोई 81 कंपनियों की फहरिस्त भी बताई गई है जो साजो सामान मुहैया करती हैं दिफाई, और इनकी आमदन के अंदर काफी इजाफा हुआ है। बहुत तेजी से चीन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, और यह भी बताया गया कि चीन के पास अब इस वक्त जो है वो 3150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। अब ये तो अंदाजा और तखमीना अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों का है। और चाइना ने 2015 से लेकर अब तक पिछले 10 साल में अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है उसमें 147% से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। तो अब चीनी असले के ऊपर बातचीत हो रही है उस वक्त जिस वक्त अमेरिकी सदर चीन में मौजूद है। उसके अलावा चीन की जो आईटी कंपनियां हैं उनके कारनामे भी
बड़े जेर जबर के साथ अमेरिकी मीडिया में छापे जा रहे हैं कि किस तरह जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो चाइनीज कंपनियों ने अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों का ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना और ये इल्जाम लगाने के बाद उन कंपनियों पर पाबंदी भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई। अब वो पाबंदियां इसको बड़ा फखर समझती हैं, वो कहती हैं देखिए जी हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी है। अमेरिका जैसे मुल्क के जदीद तरीन तैयारों को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, उनके सिस्टम के अंदर हम घुस गए, तो ये तो हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है और ये तो एतराफ है हमारी सलाहियतों का जो अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां लगवा रहा है। तो अब ज्यादा परवाह भी नहीं करती ये कंपनियां कि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, इस बात से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स जो बड़े खौफनाक तैयारे हैं, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं, वो कहते हैं जी हमने उनको भी पकड़ा और अपनी जो अमेरिका की एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है उसको हमने चैलेंज किया। इन्हें रडार पर देखना नामुमकिन समझा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीनी कंपनी का दावा है कि उन्होंने ओपन सोर्स डाटा, सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन तैयारों का रास्ता दोबारा तश्कील दिया। अगर आपका यह दावा है कि इमरान खान साहब के मामला को आप हल कर रहे हैं या मामला आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी किस्म की अनाउंसमेंट ना करें तो उसके लिए जरूरी है कि फिर आप इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दें। फिर इसका जवाब जो है वो सरकार ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जो बीच में पैगाम रसां थे, जो सवाल जवाब हो रहे थे, उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब रास्ता कोई नहीं है। पेशावर जलसे में लोग बहुत बड़े पैमाने पर निकल के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन जो दावा किया गया कि 10 लाख लोग यहां पर इकट्ठे किए जाएंगे, क्या 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं? देखिए अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है ना पेशावर जलसे में तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है पेशावर जलसे में तो आप ये समझ लें कि फिर खतरे की घंटी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बच गई। लेकिन टारगेट 10 लाख का रखा है, तो जब मुकम्मल हो जाएगा जलसा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बहरहाल सुहेल अफरीदी को ऐलान तो करना पड़ेगा लॉन्ग मार्च का और इन्हें डेट अब देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि अब आप पीछे चुपकर बैठ जाएं तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के, या आप कहें कि अचकज़ई साहब करेंगे, या आप कहें कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इनका पटाखा बजा देगा। अगर इन्होंने अब भी कोई बहाना बनाया और ये पीछे से निकल गए और इन्होंने किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान ना किया, तो क्योंकि इन्हें सबको वोट ही पड़ा है इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए और इनको जो मैंडेट मिला है वो भी इसी मकसद के लिए मिला है। पेशावर जलसे पे हम बात करते हैं अगले व्लॉग में। इमरान खान साहब की मुलाकातों की एक तरफ तो ये कोशिश की गई ना, दूसरी तरफ फवाद चौधरी और उनके साथियों ने कोशिश की है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक दरखास्त भी जमा करवा दी है। दरखास्त जमा करवाई अदालत के अंदर और उस पर जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इमरान खान के दोस्त हैं, जेल हुकाम की जानिब से उनके साथ रवा रखे गए, मुबैना ज़ालिमाना रवैये और उनकी बिगड़ती सेहत पर नहायत परेशान हैं और शदीद तशवीश का हम शिकार हैं। तो फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, बैरिस्टर सैफ, इन लोगों ने नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवा दी है। वो कहते हैं जी हम मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम ये समझते हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए और एस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त करते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए और मुलाकात करवाई जाए। देखिए ये मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट की या आसिम मुनीर की मर्जी के बगैर तो होगी नहीं और उनकी शराइत के ऊपर ही मुलाकात होगी अगर होगी तो फवाद चौधरी का या उनके साथियों का यह मानना है कि कोई रास्ता निकालकर इमरान खान को फिलहाल बाहर लाना चाहिए जेल से और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रोक देनी चाहिए। ये इनका मौक़िफ़ है। इन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें और एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिलहाल इस लड़ाई को रोक दें, क्योंकि इससे इमरान खान साहब को बाहर निकालने में मदद नहीं मिल रही और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे कोई फायदा होगा नहीं। नाज़रीन, ये तशद्दुद जो हुआ कारकुनों के ऊपर या गिरफ्तारियां हुई, उसमें एक सहाफ़ी हैं नातिक रेहान, ये आज टीवी के जर्नलिस्ट हैं लाहौर में। इनको पुलिस वाले डंडे मार मार के घसीट घसीट के लेकर जा रहे थे। मैंने वो वीडियो देखी, वो बड़ी तकलीफ हुई कि यार एक सहाफ़ी हैं, आप उन्हें डंडे मार रहे हैं, आप घसीट कर लेकर जा रहे हैं, आसपास आपको सारे सहाफ़ी आवाज़ें लगाकर बता रहे हैं, वो खुद भी बता रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं। लेकिन ऐसे पागल हो गए ना पंजाब पुलिस वाले, इन्हें अच्छा ये हमेशा से इनकी तरबियत ही है। ये चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, चाहे परवेज इलाही की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, परवेज मुशर्रफ का डिक्टेटर जैसा बंदा बैठा हो, कोई भी हो, ये पंजाब पुलिस को या पाकिस्तान की पुलिस को ये आदत पड़ी हुई है कि ये गरीब और कमजोर आदमी को देखते ही इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये डंडों की बारिश कर देते हैं। यानी एक बंदा अगर पैंट कोट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी के अंदर जाए ना तो ये पुलिस वाले बिला वजह सल्यूट ठोकते हैं। गरीब आदमी हो, चाहे जितना मर्जी इज्जतदार है,
मोटरसाइकिल पे जा रहा है, गरीब आदमी है, उसके कपड़े इतने कीमती नहीं है, तो उसको गिरेबान से पकड़ते हैं, चाहे वो जितना मर्जी इज्जतदार हो। तो ये जर्नलिस्ट है, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई, उनको मार रहे हैं सारे पकड़ के, साफ ही बता भी रहे हैं यार जर्नलिस्ट है ना मारो। बहरहाल उन्हें छोड़ दिया गया है और पुलिस ने कहा जी हमसे गलती हो गई, लेकिन ये गलती नहीं है, ये रवैया है, ये पुलिस का रवैया है कि जहां पे किसी कमजोर को देखो मारना शुरू कर दो, ज्यादती शुरू कर दो। नादरीन, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है, ये भी बात हमें अपने जहन में रखनी है। यानी 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? वहां जो सबसे बड़ा मसला हुआ था वो ये कि 2019 में 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों का जो एक खास स्टेटस है वो उनसे छीन लिया। तो कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया, पाकिस्तानी इसे मनाते हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे, और वो पाकिस्तानी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है, सरपरस्ती कर रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को, निहत्ते लोगों को मुहासरा करके मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ तो आजाद कश्मीर में भी हो रहा है, मुहासरा तो आजाद कश्मीर में भी हो रहा है, बड़े पैमाने पर फोर्सेज तो आजाद कश्मीर में भी दाखिल की गई हैं। 100 के करीब लाशें गुज़िश्ता 2 महीनों में आजाद कश्मीर में गिर गई हैं। तो जब 100 लोगों को कत्ल किया गया, तो जो रियासत 100 लोगों को कत्ल करे, वो किस मुंह से, वो सरकार किस मुंह से यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना सकती है और भारत को तनकीद का निशाना बना सकती है? आप इनके कारनामे चेक करें। मैं आपके सामने गार्डियन की एक खबर रख रहा हूं। ये द गार्डियन एक बड़ा मकबूल अखबार है, हम सब इसे जानते हैं। इन्होंने एक खबर छापी है, तो फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर अरेस्टेड ओवर एलेग्ड चाइल्ड रेप इन 1990s मैनचेस्टर। ये नादरीन एक बंदा है, इसकी तरह शक्ल आप देखें, रुखसार नाम है इसका, बंदे का नाम है रुखसार, चौधरी रुखसार। ये अभी इलेक्शन जीता है आजाद कश्मीर में और नून लीग के टिकट पे इलेक्शन जीता है। लेकिन पिछले साल 2024 में इसे गिरफ्तार किया गया था बर्तानिया में। यानी बर्तानिया में इसे गिरफ्तार किया गया था किस वजह से? कि इसने बच्चों का रेप किया था। बच्चों के रेप की वजह से, उनके इस्तेहसाल की वजह से, बच्चों के साथ जुल्म करने की वजह से इसको बर्तानिया में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इसने माजी में ऐसे घिनौने जराइम किए थे मुबैना तौर पे। और बर्तानिया में ये सारा मामला तब खुला था जब बहुत सारे जो बच्चे बड़े हो गए वो बताना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों ने राज खोल दिए कि जनाब ये बंदे हैं जिन्होंने ये जुर्म किए थे। तो 2024 में, उससे पहले ये सिलसिला एक्चुअली शुरू हो गया था, 2024 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, चौधरी रुखसार को। तो ये पाकिस्तान वापस चला गया अपनी बेल करवा के। अब इसको पेश होना था मैनचेस्टर में पुलिस के सामने अपनी बेल के सिलसिले में, इसी केस के सिलसिले में, लेकिन ये पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और उसने बहाना वहां से ये बनाया कि जनाब ये बीमार है और ये ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन उस बीच में सोशल मीडिया पे वीडियोज आई तो उन्हें पता चला बर्तानिया में पुलिस को, सिस्टम को, कि भाई ये बंदा तो कैंपेन चला रहा है अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये 62 साला चौधरी रुखसार ने माजी में मुबैना तौर पे बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की हुई है बर्तानिया में, इस बुनियाद पे ये गिरफ्तार भी रहा, तो जमानत करवा के ये पाकिस्तान चला गया। अब ये वापस जाके वहां पे शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा या उनके सिस्टम को जवाब नहीं दे रहा और पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा है। नून लीग ने इसे टिकट दी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया जाली फॉर्म 47 के ऊपर। ये हो रही है जी पाकिस्तान में सियासत, और ये कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में। बलूचिस्तान से एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक खबरें आई हैं, ये मेरे साथ मौजूद है, मेरे सामने, मैंने देख रहा हूं। लेकिन इन चीजों पे हम बात करेंगे बाद में। एक कौमी हुकूमत बनाने की भी बात की जा रही है, उस पर चेयरमैन बैरिस्टर घोल का एक स्टेटमेंट है, उसकी बड़ी बाज़गश्त है। ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने हम रखेंगे अगले वीलॉग में। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।